अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो हम रिलेटिव एटॉमिक मास को थोड़ा सा और समझेंगे। देखो, जब पेपर के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है जो आपको बतानी है। इसका जो आधा हिस्सा है ना, वो तो इजीली समझ आ जाता है। बाकी का जो आधा हिस्सा है वो मुझे आपको समझाना है, और ये एज इट इज़ लिख कर आ जाना है पेपर में, ठीक है ना। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द आइसोटोप्स एंड देयर परसेंटेज अबंडेंस कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द आइसोटोप्स एंड देयर परसेंटेज अबंडेंस। यहाँ तक तो सारी बात समझ आती है क्लियरली, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। कि एक एवरेज मास आपको निकाल लेना है, आइसोटोप्स के मास को भी ध्यान में रखना है, उनकी अबंडेंस को भी ध्यान में रखना है। फिर जो ये वाली बात है ना, कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, अब ये वाली चीज़ जो है ना, थोड़ी सी समझने की है। ऑल्दो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको भले एज इट इज़ आप लिख के आ जाओ, कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक क्लियर परसेप्शन मिल जाए इस चीज़ का। तो इस वजह से मैं ये आपको एक एडिशनली चीज़ पूरी समझा रहा हूँ कि इससे हमारा मतलब क्या है। तो देखो, हमारे पास पहली बात समझने की है कि ये कार्बन 12 एटम ही क्यों, ठीक है। और इसका यहाँ पे इस टर्म का मतलब क्या है। लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, ज़मीन पे एक मैंने टेबल रखी हुई है, ठीक है ना। अब मुझे जो है ना इस टेबल की हाइट मेजर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्केल लगाऊंगा और इस टेबल की हाइट ज़मीन से मेजर करूँगा। अब जब मैं ये मेजरमेंट करूँगा, तो या तो मैं स्केल के इस वाले पार्ट को ज़ीरो कंसिडर करूँगा और देख लूँगा कि यहाँ से ज़मीन तक टेबल की हाइट क्या है, या तो मैं या तो मैं स्केल के इस वाले पार्ट को ज़ीरो कंसिडर करूँगा और यहाँ से ऊपर तक देख लूँगा कि टेबल की हाइट कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि आप जब कोई भी चीज़ मेजर करते हो ना, तो आपको कोई एक ज़ीरो चाहिए जिससे पूरा कंपैरिजन होगा कि ये चीज़ की कितनी मेजरमेंट है। आप कोई भी चीज़ जब किसी का मास भी मेजर करते हो, तो मेजरिंग स्केल पे वो पहले ज़ीरो होता है, फिर आप उसको मेजरिंग स्केल पे रखते हो तो एक नंबर लिखा हुआ आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ का मास कितना है। तो बेसिकली आपको कोई चीज़ ऐसा ज़ीरो चाहिए, कोई चीज़ ऐसी चाहिए जिससे कंपेयर होके पता चल सके कि इस चीज़ का मास कितना है या हाइट कितनी है, व्हाट्सएवर। तो वो जो ज़ीरो है ना हमारा, जब हम लोग एटॉमिक मास मेजर करने की बात करते हैं ना, तो वो ज़ीरो जो हमारा है ना, वो ज़ीरो हमारा कार्बन 12 का एटम है, ठीक है। कार्बन 12 एटम हमारा ज़ीरो है। तो हर चीज़ का जो मास एटॉमिक लेवल पे मेजर किया गया है ना, उसमें कार्बन 12 के एटम, कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 होता है ना, उस एटम से सबको कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। तो ये कार्बन 12 तो जो है ये हमारा ज़ीरो है, जिससे हर चीज़ कंपेयर करके, सारे एलिमेंट्स के मासेस को कंपेयर करके उनके एटॉमिक मास मेजर किए गए। फिर अब बात आती है कार्बन 12 एटम ही क्यों। देखो, कार्बन 12 एटम इज़ द मोस्ट स्टेबल एटम ऑफ कार्बन, यानी कि मैं दुनिया के किसी भी हिस्से से अगर कार्बन 12 एटम को उठा के लाऊं और उसको किसी भी तरह मैं मेजर करूं, तो वो एग्जैक्ट 12 देता है। तो ये एक बहुत स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12। तो इसलिए ही इससे सारी चीज़ें कंपेयर की गई हैं, और इसकी अबंडेंस भी कार्बन में सबसे ज़्यादा है। तो कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, वो हमारा ज़ीरो है, थ्रेश होल्ड है जिससे हर एटॉमिक मास को कंपेयर करके फाइंड आउट किया गया, ठीक है। अब बात आती है कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये मैं आपको एक एनालॉजी से, एक समझो कि हाइपोथेटिकली इस बात को आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको ये आसानी से समझ आ जाए कि ये 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम से क्या मतलब है। देखो, कार्बन के एक एटम का मास है 12। अब इसका 1/12 जो है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी कि इसके अगर मैं 12 पार्ट्स कर दूं, तो एक पार्ट का जो मास है वो 1 है, सही है। 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम का मतलब है 1, क्योंकि 12 हिस्से हैं, अगर एक हिस्से की बात करूं, 12 टोटल एटॉमिक मास है, अब इसके 12 पार्ट्स कर दूं, एक पार्ट का मास हो गया 1। अब इस तरह मेरे पास बहुत सारे 1 जमा हो गए,
सही है, समझ लो कि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे वंस जमा हो गए। अब मेरे पास आया सोडियम। सोडियम ने बोला भाई मुझे अपना वजन जो है ना वो पता लगाना है, तो इसको अपना एटॉमिक मास पता लगाना था। मैं बोला कोई बात नहीं, मैंने एक तराजू लिया, ठीक है, जो वेइंग बैलेंस होता है, जिसमें आप एक तरफ एक वजन रखते हो, दूसरी तरफ दूसरा मास रखते हो, और फिर वो जब बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई इन दोनों का मास सेम है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है बहुत सारे वन। मैंने इस तराजू में, इस वेइंग बैलेंस में एक तरफ जो है मैंने सोडियम को बिठा दिया। अब जो मेरे पास ये बहुत सारे वन है ना, इन वन को मैंने एक एक करके दूसरी साइड पे रखना शुरू किया। जब इस वेइंग बैलेंस के अंदर एक तरफ जहाँ सोडियम बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जब मैंने बहुत सारे वंस रखे हैं, ये वाले जो मुझे यहाँ से मिले, जब मैंने ये 23 पीसेस इसके रख दिए ना, तो मैंने देखा कि सोडियम का वजन और इसका जो तराजू है बेसिकली बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। तो वो पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं 23 है। इसी तरीके से हर एलिमेंट का मास निकल आएगा। तो ये बेसिकली एक एग्जैक्टली जाहिर है, इस तरह नहीं हो रहा कि लैब के अंदर तराजू पड़ा हुआ है, बहुत सारे वन पड़े हुए हैं। तो ये एक सिर्फ आपको समझाने की हद तक है कि ये इस तरह कंपैरिजन से सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हमें पता चला है, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली योर कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम। तो एग्जाम के अंदर यहाँ से यहाँ तक वाली बात तो अपने लफ्ज में आप कुछ भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, इसको एज इट इज ही लिख देना, कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ वी मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताता है कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने कितने शेल हैं, और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली। सो इट टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन ईच इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो हर एटम के, हर एलिमेंट का एटम जो है उसमें कितने शेल हैं और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि देखो एक ही शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल फिर से सोडियम पे ही चलते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अगर आप सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो ना, तो वो ऐसा है, बीच में न्यूक्लियस है, फिर एक शेल है उसके आसपास, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर एक और शेल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, और फिर तीसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स जो सोडियम के वो इस तरह एडजस्ट हुए हैं कि पहले में 2, फिर दूसरे में 8, तो 2 + 8 कितने हो गए 10, और तीसरे में एक 11। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन इस तरह सेट हो गए। तो अब जिसको इस बात का नहीं पता होगा तो वो तो ये सोचेगा ना कि भाई 11 के 11 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में क्यों नहीं आ गए, ये हमने डिवाइड क्यों कर दिया। तो यही बेसिकली हमें समझना है यहाँ पे, और इसी की बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है किसी भी एलिमेंट के एटम की। पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है सोडियम के। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2,8,1। इससे पता चल रहा है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो मैंने लिखा है ना 2,8,1, दिस इज बेसिकली हाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या क्या बता रही है कि एक एटम के पास कितने शेल हैं और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमें ये याद रखना है कि हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं। तो ये अगर हम कह रहे हैं कि पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तो ये ऐसा नहीं हुआ है कि कोई साइंटिस्ट सो रहा था, उसके ख्वाब में कोई बाबा जी है, वो बता के चले गए देखो बेटा पहले शेल में इतने आते हैं, दूसरे में इतना आते हैं, वो बता के गायब हो गए। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक फॉर्मूला है बेसिकली विच इज 2n²। 2n² में जो ये n है ना, ये हमें बताता है द नंबर ऑफ द शेल, कि हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ द शेल हमें बताता है। तो अगर मैं पहले शेल की बात करूंगा तो ये n हो जाएगा 1। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से बन जाएगा 2 1²। 1 का स्क्वायर क्या होता है 2, और फिर 2 1 = 2। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। इसी तरह हमारे पास है, अगर मैं दूसरे शेल का पता लगाना चाहता हूं तो मेरे पास n हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, एंड 4 2 = 8। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में आ जाते हैं। इसी तरह थर्ड शेल की अगर मैं बात करूं तो n हो जाएगा 3।
3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 18। अब यहाँ से थोड़ी सी बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ डिफर हो रही है। वो ये है कि देखो हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हम 2 ही रखते हैं। दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हम 8 ही रखते हैं। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हम 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, हम तीसरे शेल में रखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब ये चीज़ क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि जब एक शेल की कैपेसिटी इतनी हो कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा आ सकते हैं, और जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में आ जाते हैं ना उसमें, तो वो अपने आप को एक स्टेबल शेल कंसिडर करता है। और जब एक शेल अपने आप को स्टेबल कंसिडर कर लेता है, तो उसको पता है कि अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गया ना, तो मेरी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो यानी कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, लेकिन जब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और जब 9th इलेक्ट्रॉन्स के पास आने की कोशिश करेगा, तो ये शेल उसको मना कर देगा। ये इसको बोलेगा कि भाई देखो, तुम्हारे आने से मेरी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, मुझे तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, तुम जाओ अगले शेल में। तो जो ये 9th इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा, वो फिर उस थर्ड शेल में नहीं रह सकता, फिर वो 4th शेल में जाएगा और 4th शेल का पहला इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है ना? अब ये क्यों स्टेबल हो जाता है, ये वाली बात थोड़ी सी आगे आएगी, जब पीरियोडिक टेबल से हम इस बात को कनेक्ट करेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे, हम उसके अंदर 9th इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे। वजह कि जब एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो वो शेल स्टेबल कंसिडर होता है और उसको अपनी स्टेबिलिटी खराब नहीं करनी होती, तो फिर ये एक और इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं आने देता। Although 18 electron can adjust in the third shell, when it will have 8 electrons, then it will not accept further electrons, because with 8 electrons the atom becomes stable. तो ये याद रखते हुए अब आप किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो, तो ऑल यू नीड टू नो इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जिस तरह एल्यूमिनियम है, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 8 10 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, दैट विल गो इन द थर्ड शेल। इसी तरीके से फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 7, तो 2,7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। पोटेशियम के पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में जाएंगे 2, दूसरे में जाएंगे 8, तीसरे में भी 8 ही जाएंगे, भले उसमें 18 आ सकते हैं, उसको साइड में कर देना। रखने कितने? 8, तो 2 + 8 10 हो गए, +8 18 हो गए। अब 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो नेक्स्ट शेल में जाएगा। तो पोटेशियम के पास मतलब टोटल 4 शेल हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 4th शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सही है ना? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है, इट इज रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स विद ग्रुप एंड पीरियड, बेसिकली पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, ये मुंह उठा के कोई जो है लकी ड्रॉ करके इनको फिट नहीं किया है कि पोटेशियम यहाँ होना चाहिए, कार्बन यहाँ होना चाहिए, सिलिकॉन यहाँ होना चाहिए। ये सब एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में बहुत एक कैलकुलेटेड तरीके से रखे गए, ऐसे ही रैंडमली नहीं है। सही है ना? तो जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। सही है? पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 2 मेजर पार्ट्स हैं, उसमें एक होता है ग्रुप, दूसरा होता है पीरियड। ग्रुप जो है ना, वो ये वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम ग्रुप कहते हैं, और इनके ग्रुप नंबर ऊपर लिखे हुए भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स होते हैं, और ये जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप नंबर के नीचे हैं, वो उसी ग्रुप में होते हैं। यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं, ये वाले सारे 2 के हैं, ये 3 के, ये 4 के, फिर ये 5 6 7, और ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 8 के। तो ये वर्टिकल लाइंस जो है ना, ये ग्रुप्स हैं, और ये ग्रुप नंबर्स जो हैं इनके, ये हमें क्या बता रहे हैं, और जो भी एलिमेंट्स जिस ग्रुप में है वो इस ग्रुप में क्यों है। देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ग्रुप 1 में। ये सब ग्रुप 1 में क्यों है? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में हैं, उन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या मतलब? ग्रुप 1 रिप्रेजेंट्स
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल। ग्रुप नंबर यही बताता है कि एलिमेंट जो भी उस ग्रुप का पार्ट है, उन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसका ग्रुप नंबर है। अब जैसे सोडियम ग्रुप 1 में, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, तभी वो ग्रुप 1 में। और आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सोडियम की आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आपको ग्रुप 3 में मिलेगा। ये रहा ग्रुप 3, ये रहा एल्यूमिनियम। आपके पास है फ्लोरीन ग्रुप 7 में, मतलब इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के आखिरी शेल में, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर आपको यही बताता है कि जो भी एलिमेंट इस ग्रुप का पार्ट है, उन सब के आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन है जो ग्रुप नंबर का होगा। तो ग्रुप is the vertical column in the periodic table. There are total 8 groups. Group number tells us the number of electrons present in the last shell of atom of the element present in that group. For example, sodium is in group 1 and its electronic configuration is 281, which shows that it only has 1 electron in its outermost shell. ठीक है। अब हमारे पास इसमें एक बहुत स्पेशल ग्रुप है जो है ग्रुप 8। ग्रुप 8 में जितने एलिमेंट्स हैं ये इसलिए हैं क्योंकि इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि हमने ग्रुप नंबर्स के बारे में तो यही पढ़ा है, अब इधर थोड़ी सी चीज़ हमें समझनी क्या है। अब जैसे कि इस ग्रुप के अंदर हीलियम भी है, हीलियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो फिर हीलियम यहाँ पे क्या कर रहा है? किसने बिठा दिया इसको यहाँ पे? अब थोड़ा सा समझो ग्रुप 8 का चक्कर क्या है। देखो, जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके लिए हम ये कहते हैं कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। अब जब इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो इससे इनमें इतनी क्या खास बात आ जाती है। हर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट ग्रुप 8, ये सब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका एक मकसद होता है। मकसद ये होता है कि किसी तरह हमारा आउटर शेल कंप्लीट हो जाए, आउटर मोस्ट शेल हमारा फुल हो जाए, यानी कि एक हमारे आउटर शेल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन हमें रखने उतने इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएं। हर एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में इसीलिए पार्टिसिपेट करता है। ये जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो बॉन्डिंग वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको ये बात क्लियर होगी कि अच्छा भाई ये एलिमेंट्स क्यों ये काम कर रहे हैं, मतलब क्या कैसे कर रहे हैं, नॉट क्यों तो मैंने आपको बता दिया कि उनको अपना आउटर मोस्ट शेल फुल करना है। अब बात ये कि उनको अपना आउटर मोस्ट शेल फुल करना क्यों है। देखो, जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स है ना, इनका नाम होता है नोबल गैस। ये नोबल है, मतलब कि ये पीरियोडिक टेबल के बड़े लोग हैं, ये पीरियोडिक टेबल के सेठ लोग हैं, ठीक है ना। ये बॉस है पीरियोडिक टेबल में, और ये बॉस हैं इसीलिए इनको कुछ काम नहीं करना है, सेठ लोग हैं ना। तो जब ये सेठ लोगों को काम नहीं करना है तो ये काम क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए कि इनका आउटर मोस्ट शेल फुल है। अब जब इनका आउटर मोस्ट शेल फुल है तो ना इनको कोई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ना अपना इलेक्ट्रॉन ये देना चाहते हैं, ये स्टेबल है, इसीलिए कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। स्टेबल क्यों है? आउटर मोस्ट शेल फुल है। तो जब भी कोई एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल फुल होता है ना, तो वो स्टेबल होता है, और जब वो स्टेबल होता है तो उसको फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब हीलियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये इस ग्रुप में क्यों? क्योंकि हीलियम के पहले शेल फुल है ना, पहले शेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो मतलब कि हीलियम के पास सिर्फ एक ही शेल है, वो भी फुल है। इसको ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है, ना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेबल होते हैं, इनको कोई रिएक्शंस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में, वो चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल फुल हो जाए, ताकि वो भी नोबल गैस जैसे बन जाए। जैसा होता है ना, हम भी चाहते हैं कि भाई ज़िंदगी में सेठ लोग बन जाए, काम करने की ज़रूरत नहीं, बन नोबल बन जाए। तो इन एलिमेंट्स का भी यही एक हिसाब किताब है, ये भी यही चाहते हैं कि किसी तरह हमारा आउटर मोस्ट शेल जो है ना फुल हो जाए, ताकि हमारा स्ट्रक्चर नोबल गैस जैसा हो जाए, हम भी उनके जैसे हो जाए। लेकिन उनको उनके जैसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये नेचुरली ही नोबल है, ठीक है। और इसीलिए इनका दूसरा नाम जो है ना वो इनर्ट गैस भी होता है। इनर्ट का मतलब होता है समथिंग दैट डजंट रिएक्ट, इनको कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनर्ट होते हैं, कोई रिएक्शंस नहीं करते। और ग्रुप 8 को हम ग्रुप 0 भी कहते हैं। उसकी वजह भी ये कि इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है, मतलब कि इसमें से 0 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कोई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है ना। तो
जो नोबल गैस हमारे पास है ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं, हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। इसीलिए जब मैंने आपको बोला ना कि ग्रुप जो हमारे पास शेल नंबर 3 है, उसके पास जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, तो वो अपना आपको स्टेबल कंसिडर कर लेता है और फिर 9th इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता। क्योंकि जब एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर एक नोबल गैस स्ट्रक्चर जैसा हो जाता है और वो शेल अपने आप को नोबल गैस की तरह स्टेबल कंसिडर कर लेता है। तो वो इस वजह से फिर एक 9th इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने नहीं देता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अब एक नोबल गैस जैसा हो चुका है। वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं खराब करेगा, वो बोलेगा भाई अगले शेल में जाओ, यहाँ पे स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है। तो ये हमारे जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खास होते हैं। तो इनके बारे में यही बात यहाँ लिखी है, दैट द लास्ट ग्रुप विच इज ग्रुप 8 और ग्रुप 0 हैव कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। इसको हम समझते ऐसे ही हैं, ऑल्दो जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें हीलियम भी है, तो हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो है नहीं, फिर भी है ना नोबल गैस, क्योंकि उसका जो एक शेल है उसके पास वही कंप्लीटली फिल्ड है। एंड दिस मेक्स देम very stable, they are known as noble gas or the inert gas। inert means something that doesn't react। ठीक है, फिर हमारे पास पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा पार्ट होता है, एक तो ग्रुप होता है वो मैंने आपको बता दिया, फिर एक होता है पीरियड। पीरियड जो है ना, वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको हम पीरियड कहते हैं और इनके कोई नंबर नहीं लिखे हुए, तो वो इमेजिनरी है। तो हमें याद रखना है कि दिस इज द फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप हमारे पास टोटल 8 होते हैं, पीरियड्स हमारे पास टोटल 7 होते हैं। वी हैव 7 पीरियड्स इन टोटल। ठीक है ना। सो हमारे पास पीरियड नंबर क्या बताता है, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये पीरियड 1 में क्यों है भाई, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब पीरियड नंबर 2 में क्यों है। पीरियड नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ शेल, कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में है वो एलिमेंट उस पीरियड में इसलिए क्योंकि उनके पास शेल ही उतने होते हैं जो पीरियड का नंबर। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का एटम कैसा होगा, उसका न्यूक्लियस, एक शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास कितने शेल हैं, 1, तो ये पीरियड नंबर 1 में है। हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम का एटम कैसा होगा, उसका न्यूक्लियस, एक शेल, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, काफी है इसके लिए। तो हीलियम के कितने शेल हैं, 1, तो ये कौन से पीरियड में, पीरियड नंबर 1। लिथियम पीरियड नंबर 2 में, क्यों, उसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम का एटम है, और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल लिथियम के कितने शेल हो गए, 1 और 2। तो लिथियम कौन से पीरियड का हुआ, पीरियड नंबर 3, सॉरी पीरियड नंबर 2। तो पीरियड नंबर 2 में लिथियम इसलिए है क्योंकि उसके पास टोटल 2 शेल हैं। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स पीरियड 2 में है वो सब इसलिए क्योंकि उन सबके पास 2 शेल हैं। जितने भी एलिमेंट्स पीरियड नंबर 3 में है वो इसलिए क्योंकि उनके पास 3 शेल हैं। सोडियम पीरियड नंबर 3 में, तो मतलब इसके पास 3 शेल होंगे। सोडियम दिखने में ऐसा है, तो हम देख सकते हैं पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। तो सोडियम के पास 3 शेल हैं, इसलिए वो पीरियड नंबर 3 में। तो पीरियड नंबर हमें नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है। पीरियड, इट इज द हॉरिजॉन्टल रो प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। There are total 7 periods। Period number tells us about the number of shells present in the atoms of the element present in that period। For example, lithium is in period number 2, so it have total 2 shells। ठीक है। अच्छा, ग्रुप के हवाले से मुझे आपको एक बात ये भी बताई थी कि जो कोई भी एलिमेंट होता है ना, उसके जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पेशल नेम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट के आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर से पता चलता है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वैलेंसी। यानी कि अगर आपसे मैं पूछूं सोडियम की वैलेंसी क्या है, बोलोगे 1, मतलब उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3, क्योंकि उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। दीज आउटर मोस्ट shell electrons are the ones that participate in the chemical reactions। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम उसी को कहते हैं, ठीक है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को, और यही केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। एज वी गो डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। पीरियोडिक टेबल को आप देखो, हाइड्रोजन के पास तो चलो 1 शेल है, और हाइड्रोजन जो है ना, ये ऑल्दो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये ग्रुप 1 में होना चाहिए, लेकिन ये ग्रुप 1 में नहीं है। इसकी एक वजह है, थोड़ी सी देर में पता चलेगी। बाकी अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, तो ये लिथियम है, इसके पास 2 शेल हैं। ये सोडियम के पास 3 शेल हैं। पोटेशियम के पास 4 शेल हैं। तो एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। पीरियोडिक टेबल आपको अगर समझ आ गई है इसकी सेटिंग, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, नंबर ऑफ शेल हमेशा इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मेक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हाइड्रोजन टू नियॉन। तो भाई हर एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, खासतौर से ग्रुप 1, पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स, वहां तक के तो आपको लाजमी बनाने आने चाहिए। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एक्चुअली आपको लाजमी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, यानी कि कैल्शियम तक, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर आपको बनाने लाजमी आना चाहिए। तो हमारे पास जो है ये वाली चीज़ कि जैसे नियॉन है, तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये नियॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो कोई भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको लाजमी बनाने आना चाहिए। उसके लिए आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए क्लियरली कि हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब एक लास्ट बात, जिसके बाद हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, वो ये है कि देखो एज पर नेचर ऑफ द एलिमेंट्स अगर हम बात करते हैं ना, तो जो ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेंशन है, ये सब एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स 2 ही नेचर के होते हैं, या तो एलिमेंट्स मेटल होते हैं या तो एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स होते हैं। ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो ग्रुप 5, 6, 7, 8 है, ये सारे एलिमेंट्स स्पेसिफिकली नॉन मेटल्स होते हैं। तो ग्रुप 1, 2, 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। ग्रुप 5, 6, 7, 8 के जो एलिमेंट्स हैं ये सब नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप 4 इनके बीच में एक तरीके से। ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी होती हैं, हाँ, लेकिन इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो यूजुअली नॉन मेटल जैसी होती है, ठीक है। ऑल्दो ऑफ कोर्स इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बता रहा हूँ कि यूजुअली जो इनका एक अपीयरेंस की जहाँ तक बात है, तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स जैसे दिखते हैं। उनमें कुछ उनके स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी आ जाती है, तो इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। फिर हमारे पास आप देखो कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में, इनका ऊपर कोई ग्रुप नहीं लिखा हुआ। ये सारे एलिमेंट्स भी नेचर में मेटल्स ही हैं, लेकिन ये कुछ खास किस्म के मेटल्स होते हैं और इनका नाम होता है ट्रांजिशन मेटल्स, जिनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो आपके पास एलिमेंट्स या तो मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, या तो नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं, और जो ये बगैर ग्रुप के ये बीच में जो एलिमेंट्स हैं ये भी मेटल्स हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के मेटल्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ग्रुप 1, 2, 3 एलिमेंट्स आर मेटल्स। ग्रुप 4 आर मेटलॉइड्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल। ग्रुप 5, 6, 7, 8 आर नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स बिटवीन ग्रुप 2 एंड 3 आर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसकी बात सारी ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।